हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश। इंग्लिश की एक हम इंपॉर्टेंट पेपर को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ठीक ऐसा ही पेपर आपके 2027 में आएगा जी। 2027 के पेपर में आएगा। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो हमने यहाँ पे सेट हम करा रहे हैं, ये 2026 के बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ठीक है। और सभी स्टूडेंटों का ये मानना है, अब मैं मतलब पर्सनली मैं मानता हूं कि आपको लगभग कम से कम 5 सालों के पेपर को सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो फाइनल पेपर 2027 की होगी उसके लिए आप तैयार हो सकें। तो आज हम एक सेट लेकर आ चुके हैं 2026 का। इसको पूरी तरीके से हम सॉल्व कराएंगे कि देखिए इसी प्रकार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से इंपॉर्टेंट हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन आर्टिकल पूछा जाता है, कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट लेटर है, कैसे हमें लिखना है, ये सब हम आपको इसी एक वीडियो में सिखाएंगे जी। मैं आपको बता दू रहा हूं, तो 100 नंबर का ये हमारा प्रश्न पत्र है। ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंटों से मैं कहना चाहूंगा, इंग्लिश की वीडियो है, आपको हद पार करके इसको तैयार करना है। आप रेगुलर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़कर आज इंग्लिश भी अपना तैयार कर लीजिए। बात समझ गए हैं? तो आइए जी, आइए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। कि मतलब यहाँ पे यही बात बताया गया है ना, कि 15 मिनट आपके प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है, और उसके बाद 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। अदर सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। इस तरीके से नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। चलिए, सबसे पहला हमारा आता है सेक्शन ए। और सेक्शन ए जो होता है वो रीडिंग हमसे पूछा जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो हमारा सेक्शन ए है ना, ये हमारा सेक्शन ए है, जिसमें हमसे क्या पूछा जाता है, रीडिंग पूछा जाता है। ये सेक्शन ए जो है, ये हमें 15 नंबर दिलाता है, 15 मार्क्स। ठीक है, कितना नंबर जी, 15 नंबर दिलाता है। इसमें हमसे क्या पूछा जाता है, इसमें हमें अनसीन पैसेज, देख लीजिए यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ देगा, एक पैसेज हमें देगा इस तरीके से। ठीक है, इसको इसको हम कहते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, अनसीन मतलब होता है कभी देखे, मतलब कभी आपने ऐसे पैराग्राफ को नहीं देखे हैं, तो उस पैसेज को, उस पैराग्राफ को यहाँ पे दिया जाएगा। अब इसको मैं पढ़कर दिखा भी सकता हूं। तो यहाँ पे गांधी, ठीक है, गांधी ग्रेट एम इन द लाइफ, इन लाइफ वाज टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड सफरिंग पीपल, टू सॉरी एंड टू एड पीपल इन एनी वे ही कुड नॉट, बट ऑलवेज विदाउट यूजिंग फोर्स। मतलब यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि गांधी जो है ना, गांधी, ठीक है, गांधी ग्रेट एम इन लाइफ, मतलब गांधी जी का अपने जीवन में क्या था, एक महान लक्ष्य था। फिर यहाँ पे लिखा गया वाज टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर एंड सफरिंग सफरिंग पीपल, मतलब जो गरीब गरीब जो गरीब लोग थे और जो पीड़ित लोग थे, उनकी कंडीशन, उनकी जो दैनिक स्थिति थी, उसको सुधारने का उनका क्या था, उनके जीवन का एक महान लक्ष्य था। ठीक है, कि जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी के जीवन को अच्छा कैसे किया जाए, उनका यही एक लक्ष्य था। फिर यहाँ पे लिखा गया है एंड टू एड पीपल एनी इन एनी वे ही कुड बट एनी ऑलवे, यहाँ पे लिखा गया ऑलवे विदाउट, क्या लिखा गया है जी, कि ऑलवे विदाउट यूजिंग फोर्स। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना बल की सहायता से, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए हमें कैसे हम इनके जीवन को सुधार सकते हैं। ठीक है, आप जानते ही हैं कि ब्रिटिश का राज्य था उस समय पर, अंग्रेजों का राज्य था, तो बहुत पीड़ित करते थे हम लोग को, देश के निवासियों को। तो उन्हीं को बिना लड़ाई झगड़ा किए कैसे हम सुधार कर सकते हैं, इसी पर ये पैराग्राफ है जी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं ये कितना बड़ा पैराग्राफ है, यहां तक है। अब इस पैराग्राफ के नीचे हमें क्या दिया है, 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज गांधी जी ग्रेट एम इन द लाइफ। अब यहाँ पे ग्रेट एम इन द लाइफ, तो अब देखिए इन सभी का उत्तर ना उस पैराग्राफ में ही है। देखिए इसमें कुछ वर्डों को आपको करेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे लिख दिया गांधी ग्रेट एम इन लाइफ, तो अब देख लीजिए गांधी जी के ग्रेट क्या एम, मतलब यहाँ पे कह रहा है व्हाट वाज, मतलब क्या गांधी जी का क्या एम था, लक्ष्य था अपने जीवन का। तो गांधी जी का अपने जीवन का महान लक्ष्य क्या था जी, तो यहाँ पे देख लीजिए यहीं पर लिखा गया है कि गांधीज ग्रेट एम इन लाइफ वाज टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर एंड सफरिंग पीपल।
मतलब जितने भी गरीब लोग और जो पीड़ित लोग हैं उनकी जो दिनचर्या है, जो कंडीशन है, जो हालत है, उनको इंप्रूव करना है, उनको अच्छा करना ही उनके जीवन का एक महान लक्ष्य था। ठीक है, बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए। तो आपको क्या करेंगे, आप यहां से लेकर या तो यहां पे फुल स्टॉप तो दिया नहीं है तो थोड़ा और बढ़ा देंगे। फुल स्टॉप कहां पे है जी, तो यहां पे है, तो यहां तक आप लिख देंगे। ये आपका पहले का आंसर हो गया। तो इस तरीके से ढूंढ कर आपको लिखना होता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, इसी तरीके से आपको ये ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि हाउ डिड गांधी हेल्प द पुअर एंड सफरिंग पीपल। मतलब हाउ डिड मतलब कैसे गांधी जी ने हेल्प किया, मदद किया, पुअर, पुअर मतलब गरीब, एंड सफरिंग पीपल जो हम कह सकते हैं सफरिंग मतलब पीड़ित, पीड़ित जो लोग हैं, गरीब और जो पीड़ित लोग हैं उनको, उनकी मदद गांधी जी ने कैसे की, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर आप जाएंगे तो फिर से ढूंढ कर लिख सकते हैं। बट मैं आपको यहां पे बता दूं, ये एकमात्र टॉपिक में कह दे रहा हूं, अगर आपको सच में अनसीन पैसेज सीखना है ना, देखिए अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज सीखना है, अगर सच में आप सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि 15 नंबर ये आपको देगा। प्रत्येक जो क्वेश्चन है ये हमारा, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है 3-3 नंबर का है। ठीक है, और ये हमारा जो लास्ट वाला है इसमें 3 क्वेश्चन देता है 1-1 नंबर का, तो ये भी मान लीजिए 3 नंबर का ही हो जाएगा। तो 3-5-15, अगर आप सच में 15 नंबर ये लाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं कि ये पैराग्राफ नहीं, कोई भी पैराग्राफ हो तो वो कैसे उसको हम सभी उत्तर को देख सकते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, और वो ट्रिक हमने एक वीडियो में आपको बताया है, और उस वीडियो को मैं कहूंगा कि आपको देख लेना है। क्या है वीडियो, तो यहां पे आपको वीडियो का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहां पे हमने क्या लिखा है, देखिए अनसीन पैसेज इसमें हमने सॉल्व कराया है। मैं आपको बता दे रहा हूं इस वीडियो का लिंक कहां मिलेगा। सबसे पहली बात, आप यूट्यूब पे लिखिएगा अनसीन पैसेज सॉल्व करें ब्रदर सर, या एवं लिख दीजिएगा अनसीन पैसेज ब्रदर सर, आपको हमारी ये वीडियो मिल जाएगा। उसको देख लीजिएगा, आपका 15 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। समझ रहे हैं ना, ये 4 क्वेश्चन एक टाइप से देता है जिसका उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। और ये जो पांचवा हमारा क्वेश्चन है ना, जो हमारा ये पांचवा क्वेश्चन आता है, विच वर्ड द पैसेज मीन्स क्यूटली। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्यूटली, जो क्यूटली मतलब होता है, क्यूटली जो है इसका, क्यूटली मतलब क्या होता है, शांत रहना। तो क्यूटली का कह रहा है कि मीनिंग वाला कोई अर्थ में बताइए। तो क्यूटली का मीनिंग वाला जो वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लेमिंग हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, क्यूटली को, क्यूटली मतलब भी शांत होना, क्लेमिंग मतलब भी शांति होना है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे राइट द अपोजिट, अपोजिट वर्ड कह रहा है पनिशमेंट का। पनिशमेंट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, पनिशमेंट मतलब होता है सजा देना, तो सजा देने का क्या हो जाएगा, एवार्ड। एवार्ड हम कह सकते हैं ना, जैसे कि पुरस्कार देना। तो पनिशमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, इसका अपोजिट हम लिख सकते हैं रिवॉर्ड, रिवॉर्ड हम लिख सकते हैं। ठीक है, रिवॉर्ड हमने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही इन सभी को एक हमारा सिंपल सा कहे ना, तो एक सिनोनिम्स हमसे पूछता है, एक एनोनिम एंटोनिम्स हमसे पूछता है। तो ये सब आप याद रखेंगे, बस इतना ही आपको लिख देंगे, 1 नंबर मिल गया, ये भी 1 नंबर। अब मैं आपको बता दूं एक सिस्टमेटिक कैसे लिखते हैं, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, बिना देर की स्टार्ट करते हैं। ये आपको 15 नंबर यहां से मिलता है, ये आप याद रखेंगे। अगला हमारा आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी जो आता है वो हमारा आता है राइटिंग। और राइटिंग कितने नंबर में, तो ये हमसे 10 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए, अभी तक हमने अनसीन पैसेज तो नहीं सॉल्व कराया, हमने कहा कि उसको हम वीडियो बता दिए, उस तरीके से सर्च कर लीजिएगा, पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात अब हम कह रहे हैं, अब हमारा दूसरा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या पूछा जाता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट, देख लीजिए यहाँ पे 100 से 150 वर्ड में कहा जा रहा है, मतलब 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 टॉपिक हमें दे दिया। पहला कह रहे हैं द प्रॉब्लम ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी की जो समस्या है, ये हमारा हो गया। दूसरा लिखना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब नया शिक्षा की नीति क्या है, इस पर आपको लिखना है। और तीसरा है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया क्या है इसको बताना है। खाक डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया बना है जी।
अभी इतना मतलब हम कह सकते हैं अपनी देश की हालात इतनी बेकार हो गई है कि मैं कह नहीं सकता दोस्त। अभी अभी हम लोग का डिजिटल इंडिया हम लोग बन पाएंगे जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार नहीं होगा, तब तक खाक बन पाएंगे हम लोग। हाँ, यूपी में अभी 29,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। ये 29,000 जो सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, इससे डिजिटल इंडिया हम लोग बनेंगे? डिजिटल इंडिया बनाने के लिए दोस्त सरकारी स्कूल ज्यादा से ज्यादा होने आवश्यकता है, प्राइवेट स्कूलों को कम और सरकारी स्कूलों पर फोकस करना ज्यादा आवश्यकता है, जबकि यहाँ पे जस्ट अपोजिट किया जा रहा है। यहाँ पे स्कूल अस्पताल पर बात ही नहीं की जाती, तो क्या डिजिटल इंडिया हम लोग बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते जी। हाँ, रील में बन सकते हैं, हाँ ये हो सकता है कि टीवी पर जो न्यूज आ रहे हैं उस पर बन सकते हैं, बट अगर धरातल स्थिति पर बात करें तो बिल्कुल भी हम लोग डिजिटल इंडिया तो है ही नहीं। यही डिजिटल इंडिया, बस हम पेमेंट कर दे रहे हैं, गूगल जो इंटरनेट मिल जा रहा है, रील देख रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया बन गए। यही डिजिटल इंडिया है। मतलब सच कहे ना तो क्या कर दिए हैं देश को, देश को कहां गर्त में लेकर चले जा रहे हैं ये सब, क्या ही कहा जाए। अगला देख लीजिए, यहाँ पे हमें 10 नंबर का एक इंपॉर्टेंट बताना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तीनों में से, इन तीनों में से किसी एक पर आर्टिकल लिखना है 100 से 150 शब्दों पर। तो हम आपको सबसे पहले द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो समस्या है, इस पर हम आपको एक सिंपल वर्ड में बता रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट सीरियस है वो इसको लिख लीजिएगा, सिंपल वर्ड में हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, हमने लिखा है पहला, देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। मतलब बेरोजगारी हमारे देश में जो बहुत ही, हम सीरियस मतलब कह सकते हैं बहुत ही जरूरत वाला, हम कह सकते हैं क्या है, एक समस्या है। मतलब जो बेरोजगारी है ये बहुत ही खतरनाक हमारे देश के लिए एक समस्या है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं इट्स मीन, मतलब इसका मतलब है कि इन सिचुएशन, मतलब बेरोजगारी का मतलब बता रहा है कि इट्स मीन ए सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज रेडी एंड एबल टू वर्क बट डू नॉट गेट अ जॉब। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो उसको थोड़ा हमने और डिफाइन किया है कि इट्स मीन, मतलब बेरोजगारी का मतलब होता है कि ए सिचुएशन, मतलब एक ऐसी स्थिति, विन, जब ए पर्सन, मतलब एक व्यक्ति, इज रेडी, रेडी मतलब एक व्यक्ति है वो तैयार है, एंड एबल टू वर्क मतलब वो एक व्यक्ति है जो तैयार है नौकरी करने के लिए, कार्य करने के लिए, बट लेकिन डू नॉट गेट द जॉब, लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता है, तो वही बेरोजगारी है। समझ गए बेरोजगारी क्या है जी? कि एक व्यक्ति है, अगर वो कार्य करना चाहता है बट उसे जॉब नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, तो वही बेरोजगारी है। ठीक है, यहां पे लिखा गया है कि देयर आर मेनी केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी के कई सारे कारण हैं। बेरोजगारी जो बढ़ रही है इसके बहुत सारे कारण हैं। क्या क्या कारण है? द मेन केसेस आर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे कह रहा है सबसे पहला कारण है, मेन कारण है कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रहा है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी पे कह रहा है कि लेक ऑफ एजुकेशन, मतलब जो शिक्षा में कमी है इसके वजह से भी बेरोजगारी बढ़ रहा है। तीसरा लेक ऑफ स्किल, मतलब गुणों की कमी, स्किल नहीं है उनके पास, पढ़ाई तो कर लिए बट डिग्री तो ले लिए बट स्किल अंदर नहीं है, उसकी भी कमी है। एंड फेवर जॉब अपॉर्चुनिटी, और इसके वजह से क्या होता है, और जो जॉब अपॉर्चुनिटी कम आ रही हैं, ठीक है, जॉब का अवसर कम मिल रहा है, इसके वजह से बेरोजगारी बढ़ रहा है। ये सभी कारण है जी बेरोजगारी का। फिर लिखा गया है कि एवरी ईयर मेनी स्टूडेंट कंप्लीट देयर स्टडीज, मतलब प्रत्येक साल कई सारे स्टूडेंट है जो अपनी स्टडी जो है, पढ़ाई को कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, बट लेकिन दे डू नॉट गेट सिचुएटेड सुटेबल जॉब, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कई सारे स्टूडेंट है जो अपना पर साल वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर ले रहे हैं, बट फिर भी उसको एक सुटेबल जॉब नहीं मिलता है, एक अस्थाई जॉब नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट मेनी प्रॉब्लम इन सोसाइटी, मतलब बेरोजगारी समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब समस्याओं को जन्म देता है। इट्स इंक्रीज प्रोवर्टी, मतलब ये
जो बेरोजगारी है वो गरीबी को जन्म देता है। फिर स्ट्रेस मतलब तनाव को जन्म देता है। क्राइम मतलब हम समझ सकते हैं, क्राइम समझते हैं ना, तो क्राइम को जन्म देता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, तो इस तरीके से क्राइम भी बढ़ता है। इट्स आल्सो, यहाँ पे लिखा गया इट्स आल्सो मेक्स यंग पीपल लूज होप, जिससे क्या होता है, जिससे जो यंग पीपल है मतलब नौजवान जो लोग हैं वो अपनी होप को, आशा को खो दे रहे हैं। ये सब बेरोजगारी के कारण है जी। ठीक है, चलिए, तो बेरोजगारी का आपने समझा, हमने बहुत सिंपल वे में हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और आगे हम बढ़ लेते हैं, और इतना और आपको लिखना है। यहाँ पे फिर लिखा गया है द गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर स्टेप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब इसको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको शुड बी टेक प्रॉपर स्टेप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब गवर्नमेंट को सभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर स्टेप अपनाना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को इस परेशानियों को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक प्रॉपर स्टेप, एक अच्छा स्टेप अपनानी चाहिए। फिर लिखा गया मोर स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज शुड बी ओपेंड, मतलब कई सारी, देखिए यहाँ पे लिखा गया मोर स्मॉल मतलब कई सारी छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज है उसको ओपन करना चाहिए। किसको? सरकार को। फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है? फिर यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है जी, कि यंग पीपल शुड बी गिवन स्किल ट्रेनिंग, और जो नौजवान लोग हैं उनको स्किल मतलब जो अंदर का जो गुण है उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, उन सभी के गुणों को, ठीक है, गुण को उत्पन्न हो, उसमें कुछ अलग स्किल आए, गुण आए, इसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। मोर जॉब शुड बी क्रिएट इन विलेज एज वेल एज सिटी, मतलब यहाँ पे कह रहा है जिससे क्या होगा, विलेज में और गांव में क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे जी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एजुकेशन शुड आल्सो बी लिंक्ड विथ प्रैक्टिकल स्किल, मतलब जो एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल जो होना जरूरी है। फिर कह रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है आल्सो कैन आल्सो हेल्प द रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर सेल्फ आप स्वयं अपना आत्मनिर्भर होकर आप जॉब कर रहे हैं तो इससे भी बेरोजगारी क्या होती है, घटती है, कम होती है, रिड्यूस होती है। फिर यहाँ पे लिखा गया अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग चैलेंजेस, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, ठीक करना है। तो यहाँ पे लिखा गया बट इट कैन बी रिड्यूस थ्रॉट एजुकेशन, बट इसको हम, इस जो बेरोजगारी है इसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, अच्छी स्किल गुणों के द्वारा, एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, और कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी देकर हम कम कर सकते हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है दोस्त, ठीक है। तो एक काम कर लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए ना, आप इसको ले लीजिए, ले लिए, अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको ये एक बात बता दे रहा हूं, अगर बेरोजगारी को दूर करना है तो सरकार जितना चुनाव के समय, चुनाव जीतने में अगर जितना सोचती है, अभी यूपी में क्या हुआ सुनने को न्यूज में मिल रहा है कि 50-50 हजार रुपए महिलाओं को योगी जी देंगे। क्या बात है जी, अब याद आ गया है योगी जी को कि 50-50 हजार रुपए देना जरूरी है महिलाओं को। यही 50-50 हजार रुपए अभी दे रहे हैं, उससे अच्छा शायद स्कूलों पर, अस्पतालों पर, महिलाओं के सशक्तिकरण पर पहले ध्यान दिया होते। अगर 10 साल पहले ध्यान दिए होते तो शायद आज अपने यूपी की हालात, अपने देश की हालात बहुत बदल गई होती। बट कोई नहीं जी, ऐसे ही यूपी में नहीं बल्कि बिहार में भी आप देख लीजिए, अगर झारखंड में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, यहाँ पे राजस्थान में देख लीजिए कि स्कूलों के जो स्कूल में अब कोई भी वीडियो नहीं बना सकता है, दिखा नहीं सकता है कि कैसी हालात हैं, सरकार ने वहां रोक लगा दिया है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, देखकर मतलब बहुत ही दुख लगता है कि आज भी अपने देश, अभी
ऐसी हालात रहेंगे तो लगभग 100 से 150 साल भी लग जाएंगे, बट देश बदलने का नहीं। ऐसी अगर थॉट रहा तो फिर यहाँ पे कह रहा है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट्स अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब सीधी बात कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मतलब अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए। कंप्लेंट्स अगेन मतलब शिकायती पत्र लिखना है, किसके लिए? द शॉर्टेज ऑफ बुक, बुक की कमी के लिए ऑफ इन द कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी में बुकों की कमी है, इसके लिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए। या इसी के जगह पर एक और आपसे कह दिया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द फ्लोड स्क्रीन इन योर सिटी। मतलब बाढ़ की जो समस्या आ रही है हमारे क्षेत्र में, ठीक है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखिए। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक आपको पत्र बता दे रहे हैं कि अगर बुक की कमी हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य के पास कैसे पत्र लिखेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया बहुत सारे पेपर में, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। टू टू द प्रिंसिपल, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे टू, फिर से द प्रिंसिपल, फिर अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, जैसे ABC कॉलेज हमने लिख दिया। जैसे आपका कॉलेज का नाम जो भी है तो वो लिखकर कॉलेज का नाम लिखेंगे। फिर लखनऊ में है तो लखनऊ, जिन जिन जो जहां जहां से, भोपाल में है किसी का पटना में है, जहां भी है वो आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे जी? शॉर्टेज ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी, मतलब यहाँ पे बुकों की कमी जो है लाइब्रेरी में, उसके लिए। अब क्या क्या लिखा है हमने, देख लीजिए, सिंपल सा। अच्छा दिखाई तो दे रहा है ना? मैं जस्ट अ सेकेंड, रेड रेड कलर है ना तो इसलिए कम थोड़ा दिखाई दे रहा है, बट कोई नहीं जी, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, पहले ये लिखेंगे। फिर आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मतलब मैं आपके कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ। फिर लिखा गया आई वॉन्ट टू टेल यू, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अबाउट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन आवर लाइब्रेरी। इन आवर लाइब्रेरी मतलब हमारी लाइब्रेरी में, हमारे पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी क्यों बताने के लिए मैं क्या बताना चाहता हूं, यही बात कहा गया है। फिर यहाँ पे लिखा है देयर आर नॉट इनफ बुक फॉर द स्टूडेंट, मतलब जितने बुक है ना वो हमारे स्टूडेंटों के लिए उतने बुक इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। फिर लिखा गया मेनी इंपॉर्टेंस, मतलब मेनी इंपॉर्टेंट बुक आर नॉट एबल, मतलब कई सारी ऐसी बुक है जो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सम बुक आर आल्सो वेरी ओल्ड, कुछ ऐसे भी बुक हैं जो बहुत ही पुरानी हो गई हैं, ठीक है, फट गई हैं, ऐसे पुरानी हो गई हैं। स्टूडेंट फेस मेनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण से जो कई सारे स्टूडेंट है वो कई सारी जो प्रॉब्लम है, मेनी प्रॉब्लम को मतलब कई सारी समस्याएं झेल रहे हैं। फिर लिखा गया है दे हैव टू बाय बुक फॉर द मार्केट, तो इसीलिए क्या करें, आप क्या करें, मार्केट से बुक जो है वो बाय करें, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे लिखा गया है दे हैव टू बाय बुक फॉर द मार्केट, मतलब स्टूडेंट जो है ना वो मार्केट से बुक को खरीद रहे हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पे लिखा गया है पुअर स्टूडेंट कैन नॉट बाय कॉस्टली बुक, और जो गरीब परिवार हैं, जो अच्छे परिवार के हैं तो वो खरीद ले रहे हैं, परंतु जो गरीब परिवार के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो कॉस्टली जो बुक है, महंगी बुक है, वो खरीद नहीं पा रहे हैं। इसलिए कह रहा है कि देयर स्टडी आर अफेक्टेड, इससे जिससे कि क्या हो रहा है, हमारी जो स्टडी है वो अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। फिर यहाँ पे लिखा गया देयर फॉर, इसी प्रकार, इसीलिए हम कह रहे हैं, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड, मतलब मैं आपसे निवेदन करती हूं या करता हूं कि प्रोवाइड मोर न्यू एंड यूजफुल बुक इन द लाइब्रेरी, मतलब हमारे पुस्तकालय में नए और जो उपयोगी बुक हैं उसको प्रोवाइड आप करें, ठीक है, उसको उपस्थित करें, अवेलेबल करें। फिर लिखा गया इट विल हेल्प अस, जो हमारे मदद करेगा इन आवर स्टडी, मतलब हमारे पढ़ाइयों में मदद करेगा, हमारे एग्जाम में वो सभी बुक मदद करेंगी। फिर यहाँ पे लिखा गया आई होप यू विल टेक क्विक एक्शन, मैं आशा करता हूं या करती हूं कि आप इस पर जल्दी एक्शन लेंगे, मतलब कार्रवाई करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे योर ओबीडियंटली, ये आप जरूर लिखिएगा। फिर XYZ क्लास 12 ऐसे आप लिख सकते हैं।
तो ये था आपका एक पेपर, हम कह सकते हैं लेटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 नंबर चाहिए ना, ऐसे मिलेंगे। चलिए जी, अच्छी बात है। अब देख लीजिए, ये 10 नंबर का लेटर हमने देख लिया, 10 नंबर का आर्टिकल हमने देख लिया, ये देख लिया ना। अब यहाँ पे जो सेक्शन हमारा जो डी आता है, सी आता है, यहां से हमें 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? सबसे पहली बात कि यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 10 नंबर का यहाँ पे दिया गया है। देख लीजिए, पहला हमारा क्वेश्चन आता है। अब पहले में देख लीजिए कितने हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है, अब देखिए ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सभी क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड इज द सिनोनिम्स, साइनोनिम्स बताना है। सजेस्टिव, सजेस्टिव का सेनोनिम्स क्या होता है दोस्त? यहाँ पे ये बताइए। इन सजेस्टिव का सिनोनिम्स, मतलब सजेस्टिव का जो अर्थ होता है वो समान अर्थ वाला कोई आपको वर्ड बताना है जो इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन में। तो सजेस्टिव का सिंपल सा सिनोनिम्स जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो सीधे सी बात है कि ये हमारा ऑप्शन जो होगा, वो ऑप्शन हमारा जो होगा वो तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, सजेस्टिव का जो होता है सिग्निफिकेंट होता है, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। 2 नंबर यहां से मिलेगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड बताइए किसका? पेयर का। मतलब यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं इसका अपोजिट वर्ड कौन सा है? तो पास का अपोजिट वर्ड सक्सेस होता है जी। पास मतलब पास होना, मतलब आप सक्सेसफुल हो गए। सक्सेस मतलब भी सफलता, तो ये तो सेनोनिम्स हो गया, तो ये भी नहीं होगा। होनेस्ट मतलब ईमानदार, ट्रूथफुल मतलब भी ईमानदार ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। अपोजिट चाहिए। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, अब ब्रिलियंट मतलब भी तो बुद्धिमान होता है, तो ये भी नहीं होगा। फेलियर मतलब होता है असफल, और सक्सेस मतलब होता है सफल, तो ये दोनों अपोजिट है ना, तो ये अपोजिट ही पूछा गया है। एंटोनिम्स मतलब होता है कि विलोम शब्द आपको ही बताना होता है। तो देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये सब आपको करना होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है टू डाई इन हार्मनेस मीन्स, मतलब यहाँ पे कह रहा है हार्नेस। हार्नेस मतलब होता है सेवा करते हुए। सेवा करते हुए, हार्नेस, हार्नेस मतलब होता है सेवा करते हुए मृत्यु। सेवा करते हुए अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, सेवा मतलब कार्य करते हुए, अपनी नौकरी करते हुए कोई मर गया, तो इसको, इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या होगा जी? पैरामेडिक्सन मर्डर्स, भाग, ये तो होगा ही नहीं। डाइंग यंग इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में कोई यंग पीपल है, नौजवान व्यक्ति का मर्डर, ये भी नहीं होगा। टू डाई विल द इन सर्विस, हाँ जी, ये आपका देख लीजिए। टू डाई विल इन सर्विस, मतलब जो सर्विस हो रहा है, सर्विस मतलब होता है सेवा देते हुए। क्या है, व्यक्ति अगर मर गया है तो इसका मतलब तो यही नहीं हुआ, टू डाई इन हार्मनेस, मतलब सेवा देते हुए या कार्य करते हुए मर गया है, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ कि सर्विस देते हुए, कार्य करते हुए मर गया। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है कि ए फॉरनर हु सेटल इन अनदर कंट्री इज, मतलब एक फॉरनर है, ठीक है, एक फॉरनर है, ठीक है, जो क्या करता है, हु मतलब जो सेटल हो गया है इन अनदर कंट्री इज, मतलब एक फॉरनर है, एक विदेशी है जो दूसरे कंट्री में क्या हो गया है, जो दूसरे कंट्री में सेटल हो गया है, अस्थायी तो हो गया है, सॉरी, तो उसको क्या कहते हैं? इमिग्रेटेंट कहते हैं, या इमिग्रेंट कहते हैं, या एलियन कहते हैं, या विजिटर कहते हैं? सबसे पहली बात, एलियन तो कहेंगे नहीं, विजिटर मतलब जो जाते हैं आते हैं उनको कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इमिग्रेंट होगा। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट वो होते हैं जो सेटल कर लेते हैं दूसरे देश में, ठीक है, जो दूसरे देश में सेटल हो जाते हैं उन्हें इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला हमारा आता है अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है जी? ए नंबर ऑफ क्वेश्चन हैव बीन सेटेड, हैव्ड, हैव्ड ऑफ स्टैंड, सॉरी सेंड आर
लेइंग ऑन द बैंक, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, देयर आर स्टिल लॉट टू डिसाइड। ठीक है, मुझे लग रहा है, आई थिंक ये तो सही है जी। यहां से हमसे पूछा है इनकरेक्ट कौन है, कौन गलत सा सेंटेंस है, तो ये तो मुझे सही लग रहा है, तो ये सही लग रहा है, तो ये तो होगा नहीं। फिर ये भी हमें सही लग रहा है कि ये भी सही लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये भी सही लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है कि देयर आर स्टिल लॉट टू डिसाइड। इसका हमें मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे ए रहना चाहिए, इसके बीच में ए रहना चाहिए, तब सही होगा। तो इसीलिए ये हमारा गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि इनकरेक्ट हमसे पूछा है कौन गलत है, कौन सा सेंटेंस गलत है, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा यहाँ पे हमसे, अब देखिए, अब पांचवा हमारा, देखिए पांचवा का अभी हमने ए देखा, अब ये हमारा बी क्वेश्चन आ जाता है। बी क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब डायरेक्ट दिया गया है, इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। तो डायरेक्ट क्या दिया गया है, इनमें से कोई एनी वन, मतलब कोई एक ही को करना है। माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें बताना है, तो क्या लिखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा कि माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि द गार्ड्स सेड टू द विजिटर। मतलब जो गार्ड्स हैं वो विजिटर से कहते हैं कि हु आर यू, मतलब आप कौन है, एंड वाई हैव यू कम हेयर, आप क्यों यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, द गार्ड से, यहाँ पे आस्क हम कर देंगे, द गार्ड आस्क द विजिटर हु वाज हु ही वाज। ठीक है, मतलब आप कौन है, एंड वाई ही हैड कम देयर, मतलब आप यहाँ क्यों आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है उनको जरूरी है नरेशन सीखना। ये जो है ना नरेशन, ये सीखना। अब नरेशन के लिए हमने पर्सनली वीडियो बनाया हुआ है, एक हम शुरू में सिखा भी रहे थे, बट मैं आपको कहूंगा कि अब मैं नरेशन नहीं सिखाता हूं। तो आप जो ग्रामर पोर्शन है ये सब आप तैयार करेंगे। आपको क्या सीखेंगे, आप नरेशन सीखेंगे ना, तो ये बनाना आपको आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमने उत्तर दे दिया है। आप कहीं से भी अगर पढ़े होंगे नरेशन तो आपको पता चल रहा होगा कि ये उत्तर सही है। अगला यहाँ पे हमसे कह रहा है, अगला कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। मतलब यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस दिया गया है। देखिए एक तो हमारा ये एक सेंटेंस है और दूसरा हमारा एक यहाँ से सेंटेंस है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, इन दोनों को जोड़कर एक शब्द हमें बनाना है। तो कह रहे हैं यू आर वेरी वीक, मतलब आप बहुत कमजोर हैं। फिर कह रहे हैं यू कैन नॉट वर्क हार्ड, आप बहुत मतलब हम कह सकते हैं हार्ड वर्क आप नहीं कर सकते हैं, मजबूत कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, बीइंग वेरी वीक। ठीक है, इसको इनटू सिंपल सेंटेंस में इसको बनाना है। तो बीइंग वेरी वीक यू कैन नॉट वर्क हार्ड, ये आप बना सकते हैं। फिर कह रहे हैं ही इज पुअर, मतलब वो पुअर है। ही इज नॉट डिसहोनेस्ट, अब मतलब वो बहुत गरीब है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो बेईमान है। ठीक है, बेईमान डिसहोनेस्ट नहीं कह सकते। तो इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस में हम चेंज कैसे करेंगे जी, तो थॉट ही इज पुअर, मतलब थॉट ही इज पुअर, मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो पुअर है, तो ही कैन नॉट डिसहोनेस्ट, ऐसा नहीं है कि वो बेईमान है। ठीक है, तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। सब 2 नंबर का है, इन दोनों में से एक ही कोई बताना था, हमने दोनों बताया है। ठीक है, अगला हमारा क्या आ जाता है, अगला हमारा आ जाता है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। अब इसको हमारा यहाँ पे कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में हमें बनाना है, देखिए ये हमारा पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, ये इनटू एक्टिव वॉइस पॉजिटिव जो डिग्री है इसमें चेंज करना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड आवर सॉरी योर वर्क। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्हाई हैव। ठीक है, वाई हैज योर वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू। ठीक है, ये बहुत सारे नियम आपको पढ़ने होंगे तब आप बना पाएंगे। फिर कह रहा है आयरन इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल मेटल्स। तो इसके आप क्या लिख सकते हैं, नो अदर मटेरियल इज सॉरी मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। तो ये आपको याद कर लेना है, याद नहीं करना है, मैं आपको कह दूंगा
इसको अगर सीखना है तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये आप सीख लीजिए। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखेंगे तब आप ये बना पाएंगे, ठीक है, कि किसको किस में चेंज करते हैं। तो ये ग्रामर वाला है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे दो सेंटेंस दिया गया है, उसको करेक्ट करना है, सही करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि माई फ्रेंड इज सीनियर देन आई। तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, माई फ्रेंड कहे हैं तो माई फ्रेंड इज सीनियर टू मी कह देंगे, मी, ठीक है, यहाँ पे आई नहीं रहेगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि नो सूनर द ट्रेन स्टॉप्ड देन आई गॉट डाउन। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गोट डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये स्टॉप का थर्ड फॉर्म था, यहाँ पे अब फर्स्ट फॉर्म हो गया है। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। तो ये भी आपको सीखनी पड़ेगी, ये सब ग्रामर में सिखाया जाता है। मेरे पास उतना तो समय है नहीं कि मैं आपको ग्रामर अब एक एक करके सिखा सकूं। अगला देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे सीधी बात कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड इन आवर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। मतलब कह रहा है कि अफेक्ट और इफेक्ट, इन दोनों के लिए, इन दोनों का आपको क्या करना है, इन दोनों पर आपको दो सेंटेंस बनाना है। तो देख, और यहाँ पे पेन कह रहा है, पेन कह रहा है। तो देख देख लीजिए, हमने बनाया है। सबसे पहले अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, प्रभावित करना उसका मतलब है, इसका मतलब है प्रभाव है। तो इसका हमने अफेक्ट के लिए क्या बनाया है, द बैड वेदर अफेक्ट मेनी हेल्थ। ठीक है, माई हेल्थ मतलब जो खराब, जो क्या होता है मौसम है, वो हमारी हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, प्रभावित कर देता है। फिर इफेक्ट मतलब क्या होता है, द मेडिसिन हैड अ गुड इफेक्ट ऑन मी। मतलब जो मेडिसिन है वो मेरे लिए अच्छा इफेक्ट करेगा, अच्छा प्रभावित करेगा। तो इस तरीके से आपको ये दो वर्ड बनाना था। फिर यहाँ पे बता दो, पेन और पेन लिखा हुआ है। तो पेन का मतलब यहाँ पे होता है दर्द, इस पेन का मतलब होता है का टुकड़ा या खिड़की की शीशा, ये आप याद रखेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इस पेन के लिए आई हैव पेन माई लेग, मतलब मेरे लेग में जो पैर है उसमें पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। इस पेन का मतलब है द विंडो पेन इज ब्रोकिंग, जो विंडोज मतलब खिड़की का जो पेन है, जो शीशा है, कांच है, वो ब्रोक हो गया है, टूट गया है। तो इस तरीके से आपको उपयोग करना आना चाहिए। फिर यहाँ पे अब 5 नंबर में हमसे ये क्या पूछता है, इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप इसको कर सकते हैं, ये सब आपको सिखाया जाता है। अब यहां से हमारा आ जाता है लिटरेचर। ये 25 नंबर का ग्रामर पूछा जाता है मुझसे। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूं, 100 में से 75 नंबर आप हम पे भरोसा रखिए, मैं आपको 75 नंबर की तैयारी करा दूंगा, आसानी से कराऊंगा। ऐसे बताएंगे जिससे आप तैयारी कर पाएंगे। और 25 नंबर और आपको चाहिए तो ग्रामर आप किसी भी टीचर से तैयार कर सकते हैं, पहले ही आज हम आपको बता दे रहे हैं। फिर अब हमारा जो सेक्शन डी आता है, यहां से सेक्शन डी हमसे जानते हैं कितने नंबर में, 40 नंबर से में पूछा जाता है। सेक्शन डी 40 नंबर में। आइए जी, अगर पासिंग मार्क्स अगर चाहिए तो केवल सेक्शन डी भी तैयार कर लेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हमें कह रहा है कि 40 वर्ड में हमें क्या देना, उत्तर देना है। दो क्वेश्चन का उत्तर 4-4 नंबर का है, 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रेंच व्हेन ही नेम वाज कॉल्ड इन द क्लास। मतलब यहाँ पे कह रहा है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रेंच, मतलब फ्रेंच का क्या कंडीशन था, क्या उस समय की हालात क्या था। ठीक है, व्हेन मतलब जब, ही नेम वाज कॉल्ड इन द क्लास, जब उसका जो नाम है क्लास में बुलाया जा रहा था। मतलब उस जो फ्रेंच का जो नाम है वो क्लासरूम में बोला जा रहा था, तो उस समय पर फ्रेंच की क्या हालत थी, ये हमसे पूछा गया है। और दूसरा कह रहे हैं कि व्हाई डिड साहेब फैमिली मिग्रेट इन इंडिया, मतलब जो साहेब की फैमिली थे वो कहाँ से आए हुए थे, उनका क्या कंडीशन थे, ये सब आपको बताना होगा। चलिए, सबसे पहले मैं किसी एक का ही उत्तर देना है, 4 नंबर का है, तो मैं दोनों का उत्तर यहाँ पे लिख दिया हूँ। पहला उत्तर क्या है, इसका हम बता रहे हैं कि फ्रेंच की क्या कंडीशन थी। तो सीधी बात है, व्हेन फ्रेंच नेम वाज कॉल्ड, मतलब जब फ्रेंच का नाम लिया जा रहा था, पुकारा जा रहा था, ही वॉज वेरी नर्वस, वो बहुत ज्यादा नर्वस था, उदास था। ठीक है,
नर्वस मतलब हम कह सकते हैं घबराया हुआ था, ठीक है। तो क्या था, वो बहुत घबराया हुआ था। क्यों घबराया था जी? कि ही हैड नॉट लर्न द रूल ऑफ पार्टिसिपल, क्योंकि ये जो है ना फ्रेंच, उन्होंने जो फ्रेंच है, जो लड़का है, ठीक है, स्टूडेंट है, वो पार्टिसिपल का नियम तैयार नहीं किया था, याद नहीं किया था। और टीचर कहे हुए थे कि याद करके आना। फिर क्या लेकर आए, ही वॉज अफेक्ट ऑफ दिस टीचर, ठीक है। ही वॉज सॉरी अफ्रेड द अफ्रेड ऑफ हिज टीचर, मतलब वो अपने टीचर से क्या हो रहा था, डर रहा था। फिर यहाँ पे लिखा गया ही स्टूड अप, वो स्टूड अप मतलब वो अपने चेयर से, मतलब वो उठा, विथ फेयर मतलब डर के साथ वो अपने चेयर से उठा, एंड हैवी हार्ट, डर और धड़कन जो होती है वो बहुत तेज हो जाती है, तो उसके साथ वो क्या हुआ क्या हो गया है मुझे, क्या हम परेशान हो गए हैं भैया, छींक को लेकर ना, ये सर्दी हो गई है, पता नहीं कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, बहुत परेशान हो गए हैं हम। तो इस तरीके से आप लिखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दूसरे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। चलिए दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, मैं सच कहूँ ना तो आज रहने देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा छींक भी आ रहा है, पता नहीं क्यों, सुबह से दर्द भी कर रहा है मेरा, ये सब दर्द कर रहा है, और रहने देते हैं आज। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्या सच में आप चाहते हैं इस तरीके से लाइन बाय लाइन सभी का उत्तर करके आपको दिखाया जाए, सिखाया जाए, और वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए जाए जो आपके पेपर में आते हैं? तो आप एक बार हमें लिख दीजिएगा, क्या लिखना है आपको, यही शब्द लिखना है, लाइन बाय लाइन आपको ये शब्द लिखिएगा। क्या लिखेंगे जी, आप हमें लिख दीजिएगा। आप लिखिएगा कि फूल, यही शब्द आपको लिखना है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। आपको लिखना है फूल पेपर सॉल्व कीजिए, ये इतना वर्ड आप सभी को लिखना है। मैं आशा करता हूं कि अगर 50 स्टूडेंट भी हमें कमेंट करते हैं, तो आगे से चाहे आप हिंदी की पेपर सॉल्व कराएं या इंग्लिश की या आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री का, मैं आपको बता दे रहा हूं कि पूरी तरीके से पेपर को सॉल्व कराने का हम प्रयास करेंगे। तो आप कम से कम 50 स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात, जितने भी स्टूडेंट हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और तीसरी सबसे खास बात कि आपकी हम रेगुलर स्टडी करा रहे हैं, तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।